हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं या हम कह सकते हैं वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है सिंपल सॉल्ट, सेकंड है डबल सॉल्ट और थर्ड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल सॉल्ट की, तो अभी तक जो आपने पढ़ा था, आपने एक पढ़ा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अम्ल का और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, और अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है उससे क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। मैं यहाँ अभिक्रिया लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए अम्ल लिया मैंने HCl और क्षार लिया मैंने NaOH। इनकी जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर उत्पाद बनेगा NaCl प्लस H2। तो अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपके क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर सिंपल सॉल्ट वही है जो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद के स्वरूप में बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा अम्ल क्या है HCl और क्षार है NaOH। तो जब आपने उनकी अभिक्रिया कराई तो आपके प्रोडक्ट क्या बना, NaCl जो कि क्या है, सॉल्ट है, और साइड प्रोडक्ट क्या है, H2O जो कि वाटर है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सिंपल सॉल्ट क्या है, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। दूसरी बात, जब सिंपल सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सिंपल सॉल्ट का मतलब NaCl हो गया, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मतलब NaCl प्लस H2, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, या हम कह सकते हैं आयनाइज हो जाएगा। तो जब आप NaCl, सिंपल सॉल्ट होता है, साधारण नमक होता है, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं या पानी में घोलते हैं तो वो क्या करेगा, Na प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। तो देखिए, सिंपल सॉल्ट का मतलब ये है कि एक कैटायन और एक एनायन, और जब आप उसको एक्वस में आप डिसॉल्व करेंगे या पानी में जब आप उसको घोलेंगे तो आपको एक कैटायन मिल जाएगा और एक एनायन मिल जाएगा। इसके बाद है डबल सॉल्ट। अब देखिए, डबल सॉल्ट क्या होता है, इसके बाद है डबल सॉल्ट। देखिए, डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सिंपल सॉल्ट का मिश्रण होता है। तो आप दो सिंपल सॉल्ट लेंगे, उसको आप पानी में डिसॉल्व कर लीजिए, उसको वापस से क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, आपको क्या मिलेगा, डबल सॉल्ट। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है डबल सॉल्ट का। ये आपके क्या है, पोटेश एलम है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, फिटकरी। तो देखिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे तो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24S2। इसका मतलब यहाँ पर जो आपने दो सॉल्ट लिए हैं वो है आपके पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब आपने पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करा तो पहले तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसको क्या कर लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया, तो ये आपके क्या मिल जाएगा, डबल सॉल्ट मिल जाएगा। जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन कौन से आयन मिल जाएंगे, एक तो पोटेशियम आयन मिल जाएगा, एक आपको एल्यूमिनियम आयन मिल जाएगा, और एक आपको सल्फेट आयन मिल जाएगा। तो यहाँ पर डबल सॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनता है, और जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उन सब का टेस्ट देगा, या हम कह सकते हैं परीक्षण देगा। तो यहाँ पर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम का टेस्ट देगा, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, सल्फेट का टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम का टेस्ट देगा। देखिए, यहाँ पर जो एनायन है वो क्या है, कॉमन है, दोनों में सल्फेट कॉमन है। तो ये तो थी डबल सॉल्ट की बात। अब थर्ड कैटेगरी जो है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो भी क्या होते हैं, दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं। लेकिन डबल सॉल्ट में और इसमें मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि डबल सॉल्ट तो जितने भी आयन प्रेजेंट है उन सब का टेस्ट देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो जितने आयन्स प्रेजेंट है उन सब का टेस्ट ना देकर एक कॉम्प्लेक्स आयन का जो है वो टेस्ट देता है। जैसे अगर मैं इसको बात करूं, इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये कौन कौन से आयन देगा, देखिए कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, ये आपके आयनस होगा 4K प्लस
FeCN6 4-। तो यहाँ पर ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा, ना साइनाइड का टेस्ट देगा, पोटेशियम का टेस्ट ज़रूर देगा, और उसके एवज में ये क्या करेगा, FeCN6 का टेस्ट देगा। देखिए यहाँ पर ये आपके पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड से मिलकर बनाए, या हम कह सकते हैं फेरिसाइनाइड से मिलकर बनाए, फेरोसाइनाइड से मिलकर बनाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोटेशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड KCN और FeCN का होल थ्राइस से मिलकर, होल फॉर्म से मिलकर FeCN2 से मिलकर बनाए। अब देखिए नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है डबल सॉल्ट से कैसे डिफरेंट है, ये भी क्या है, दो सॉल्ट से मिलकर बना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड से ये मिलकर बना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये जितने भी आयंस यहाँ पर फॉर्मूले में दिख रहे हैं उन सब का ये टेस्ट देता है, जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये सबका टेस्ट नहीं देगा। ये किसका टेस्ट देगा, K+ का टेस्ट देगा क्योंकि ये आउटर साइड में है, और किसका टेस्ट देगा, FeCN6 ये हो गया आपके 4-। इसका ये टेस्ट देगा, फेरोसाइनाइड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जितने भी आपके आयन्स हैं उन सबके टेस्ट ना देकर एक कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देता है। ये आपके बेसिक डिफरेंस है किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में और सिंपल सॉल्ट में। अब देखिए इसका कारण क्या है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, आगे आपके थ्योरीज में आएगा कि जो सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट है वहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो आयनाइज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये सब आयन का टेस्ट नहीं देता है। अब देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब स्टडी की गई तो सबसे पहले जो एक हम कह सकते हैं डेप्थ में स्टडी जो थी वो थी वर्नर ने की थी, और वर्नर को इसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए वर्नर ने क्या बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इसने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें वैलेंसी जो है उसको दो में डिवाइड किया है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर ने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है, हिंदी में हम कहते हैं संयोजकता। वैलेंसी का अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो वैलेंसी का मतलब होता है बंध बनाने की क्षमता। एक धातु जो है या आयन जो है, हम किसी के भी रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, वो कितने बंध एक समय में बना सकता है उसको हम कहते हैं वैलेंसी या संयोजकता। तो वर्नर ने क्या कहा कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह की संयोजकता की उसने बात करी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसको हम डिटेल में देखें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है CO, कोबाल्ट है सेंटर में, D ब्लॉक का एलिमेंट है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, थर्ड 3D सीरीज है, ठीक है। तो ये अमोनिया 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 और अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये एक एरो से शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और देखिए डॉटेड लाइन से जो शो हो रहा है वो है Cl, कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3। तो देखिए यहाँ पर जो एरो है वो बता रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, और जो डॉटेड लाइन है वो बता रही है आयनिक बॉन्ड को। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो तरह के बॉन्ड हैं वो क्या है, डिफरेंट है। एक तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक है आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वर्नर ने क्या कहा है, प्राइमरी वैलेंसी किसको कहा है और सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहा है, हम एक एक पॉइंट्स देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी की अगर बात करें तो ये आयनाइजेबल होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी आयन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो उसका टेस्ट देगा, क्योंकि आयनाइज हो जाएगा तो आयन बनाएगा, तो वो एक्वस सॉल्यूशन में उसका टेस्ट देगा। ये नॉन आयनाइजेबल है, इसका मतलब ये आयनाइज नहीं होगा। तो जो भी ग्रुप या आयन सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में अटैच है मेटल से, तो वो उसका टेस्ट नहीं देगा। सेकेंड पॉइंट है शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल।
अब देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो मेटल की किस प्रॉपर्टी को बता रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था को बता रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है शो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, ये आपको बता रही है कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सिंपल सा ये है कि मेटल पर कितना चार्ज है। नॉर्मली मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये बता रहा है कि नॉर्मली मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ ये कह रहा है शो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो है ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है और ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं मेटल पे। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल पे वो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये आपके क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी कौन से ग्रुप बनाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जैसे Cl माइनस नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी वैलेंसी बना रहा है और जो क्या डिसाइड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगा किसकी, कोबाल्ट की। यहाँ पर ये कह रहा है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है। नॉर्मली जो है नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव आयन जो है रेयर केस में होते हैं। नॉर्मली क्या होगा, नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जो है सेटिस्फाइड होता है, पॉजिटिव से सेटिस्फाइड नॉर्मली नहीं होता, रेयर केस में होता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है नॉन डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है। डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब है ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या है, शो डायरेक्शनल कैरेक्टर, मतलब इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं कि मतलब कौन से डायरेक्शन में या कौन सी स्पेस में क्या है अरेंज होना है, ये इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट रिलेटेड विद द ज्योमेट्री। अब देखिए क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, या हम कह सकते हैं ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, शो डायरेक्शनल कैरेक्टर रिलेटेड विद द ज्योमेट्री। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करती है, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स की जो है ज्योमेट्री डिसाइड करती है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इस को देखें तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और शो कर सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसको हम कंप्लीट लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 डॉटेड लाइन है, मतलब 3 Cl माइनस हैं, तो ये बता रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, 3, और ये जो कंप्लीट लाइन है जिसको हम एरो से शो कर रहे हैं वो कितनी है, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। किसी भी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है, 6, जो कि क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उससे उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में हम कहते हैं अष्टफलकीय। तो ये बात थी वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर ने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें 2 तरीके वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आयनाइजेबल होती है, नॉर्मली नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते हैं, डॉटेड लाइन से शो होती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो वो नॉन आयनाइजेबल होती है, कंप्लीट लाइन से शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव से सेटिस्फाइड हो सकती है, और उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं और वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को क्या करती है, डिसाइड करती है। तो ये तो थी बात वर्नर थ्योरी की, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है सीरियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस प्रेसिपिटेटेड, मतलब अवक्षेप कितने Cl माइनस आयन बना रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या है, और लास्ट में मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए एक एक करके हम शुरू करते हैं।
COCl3.6NH3। अब देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस केस में कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो है 6, जो कि क्या है, फिक्स है, जो कि क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड हो रही है, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो रही है। तो जो 3Cl माइनस है वो क्या बना रहे हैं, या वो किस फॉर्म में है, प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्राइमरी वैलेंसी। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 3Cl आयन हैं ये क्या हैं, आयोनाइजेबल हैं। क्या हैं, आयनाइजेबल हैं। तो कितने Cl माइनस आयनाइजेबल हैं, 3। मतलब कितने Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट होंगे, 3। तो वो यहाँ आ जाएगा। अब आयन Cl माइनस कितने थे, 3। टोटल आयन कितने हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये भी आयन के फॉर्म में है, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा और 3 Cl माइनस आयन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, CONH3 6Cl3। तो जब आप आयन की बात करेंगे तो एक तो कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा और 3 Cl माइनस आयन हो जाएंगे। ठीक है, उसको मैं मोलर कंडक्टिविटी को लास्ट में बताऊंगा। सेकंड हम बात करें COCl3.5NH3। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने ध्यान रखी थी कि वो ये थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों से सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉर्मली क्या होती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ टोटल आयन्स प्रेजेंट की, तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है 5 अमोनिया और 1 Cl से सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब 1 Cl जो है वो किस में चला गया, सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया। तो प्राइमरी वैलेंसी में कितने Cl बच गए, 2। मतलब आयनाइजेबल कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ Cl आयन प्रेसिपिटेटेड जो हो जाएंगे 2 और टोटल आयन कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा CONH3 5, 1 Cl अंदर और 2 Cl बाहर। तो कितने Cl आयनाइजेबल हैं, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेटेड 2 और टोटल आयन कितने, एक कॉम्प्लेक्स आयन 2 Cl आयन 3 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है COCl3.4NH3। अब 4 अमोनिया क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो 4 तो हो गए अमोनिया और 2 हो गए Cl। तो 1 Cl क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, सॉरी 1 Cl बाहर और 2 Cl अंदर। तो आयनाइजेबल कितने Cl, 1। टोटल आयन कितने हो गए, 2। फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 4Cl2 और ये हो जाएगा Cl, मतलब 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर। लास्ट में COCl3.3NH3। अब यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी 3 है और टोटल जो आपके मॉलिक्यूल्स या आयंस के हैं वो भी कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे अंदर आ जाएंगे, मतलब बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट 0, क्योंकि आयनाइजेबल ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, 0। फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 होल थ्राइस Cl3, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी Cl बाहर नहीं है, मतलब वो Cl माइनस आयन नहीं देगा और ये आयनाइज नहीं होगा तो टोटल आयन भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये तो थी बात एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। अब देखिए इसमें आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे, इसमें हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, Cl माइनस आयन कितने हैं और फॉर्मूला क्या है कॉम्प्लेक्स का। अब अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, या हम कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म आप जानते ही हैं, जो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जब आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो है या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आयंस की संख्या कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर आयंस क्या है, 0 है, तो लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके क्या है, एप्लीकेशन है। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें या हम कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ 0 नहीं होगी क्योंकि वो एक फॉर्म में है, लेकिन कंडक्टिविटी जो है लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो थी बात वर्नर थ्योरी की और उसकी एप्लीकेशन की। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।